पिताजी, नो, कोई है, बचाओ, 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 माँ, माँ। इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से, इस घटना का संबंध मेरे बचपन से, इस घटना का संबंध उस शहर से भी है और इस घटना का संबंध उस जन्मजात भय से भी है जो हम गांव वालों के मन में शहर के प्रति होता है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, शरीर बिल्कुल दुबला, सर के बाल मक्के के भूले की तरह सफेद। ऐसा लगता था कि जैसे सर के ऊपर रुई की टोकरी रखी हुई। पिताजी सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो हमें बहुत राहत मिलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत देर से रुकी हुई सांसें, बहुत देर से रुकी हुई सांसें बाहर आ रही हैं। हम बच्चों के लिए मेरे पिताजी बहुत बड़ा रहस्य थे, लेकिन हमें एक बात पता थी, संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। दुनिया की सारी भाषाएं बोलना वो जानते थे। ये बात हम भी जानते थे और हमारी दुनिया के और भी लोग जानते थे। वे सब हमारी तरह डरते हुए उनका सम्मान करते थे। हमें उनके संतान होने पर गर्व था। पिताजी अक्सर हमें शाम में टहलने के लिए ले जाया करते थे। टहलने के लिए जाते समय वे अपने मां मुंह में पान रख दिया करते थे। पान रखने के बाद वे कुछ बोलते नहीं थे। साथ में यदि मेरी छोटी बहन होती और यदि वो कोई सवाल करती तो मैं तत्काल उसका जवाब दे दिया करता था, ताकि पिताजी को बोलना नहीं पड़े। दरअसल बोलने के दौरान पिताजी को दो समस्याएं होती थी। एक तो पान की पीक को थूकना पड़ता था और दूसरा, पान के साथ वो जिस दुनिया में होते थे उस दुनिया से इस दुनिया में आने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। मैं और मेरी मां हमेशा यही कोशिश करते कि मेरे पिताजी उसी दुनिया में रहे। हमारे लिए वो दुनिया बहुत ही रहस्यपूर्ण थी, लेकिन यह भी सच है कि हमारे घर की सभी समस्याओं का हल उन्होंने उसी दुनिया में रहते हुए निकाला था। जैसे कि एक वक्त आया था जब हमारे घर का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था। हम लोटे में पानी पिया करते थे। उस वक्त मेरे स्कूल की फीस की बात आई। पहले तो पिताजी 2 दिन तक चुप रहे। मां को लगा कि फीस के पैसे जमा करना उनके बस की बात नहीं है, या फिर शायद वो फीस की बात ही भूल गए होंगे। लेकिन तीसरे दिन हमें आश्चर्य हुआ जब पिताजी ने मुझे एक पत्र लिख कर दिया और मुझे डॉक्टर पंत के पास भेजा। डॉक्टर पंत ने सबसे पहले मुझे शरबत पिलाई, फिर अपने घर ले गए और अपने बेटे से परिचय करवाया। घर से लौटते वक्त 100 के 3 नोट उन्होंने मेरे हाथ में रख दिए। पिताजी के साथ रहना ऐसा होता था जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हो, एक ऐसा किला जिसकी बुर्जें बहुत ऊंची हो, एक ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हो और जिसकी दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो। पिताजी हमारे लिए एक अभेद्य किला थे, हर बाहरी आक्रमण के प्रति अभेद्य। हम उस किले के परकोटे पे दौड़ते, खेलते और रात में गहरी नींद में सो जाते।
लेकिन उस दिन जब पिताजी आए तो उनके पैरों पे पट्टी बंधी हुई थी। उनके साथ के लोगों ने बताया कि पिताजी को तिरछ ने काटा है। तिरछ साथ में चटुआ नाय भी था। वो अरंड के पत्तों और कंडे की लाख से पिताजी के जहर को उतारने की कोशिश कर रहा था। पिताजी आंगन में बिल्कुल जमीन पे ऐसे बैठे हुए थे। आसपास के गांव के लोग भी बैठे हुए थे। तिरछ, मैंने तिरछ देखा है। गांव के पास जो तालाब है वहां पे चट्टानों का एक ढेर है। गर्म दोपहरी में जब वहां की चट्टानें गर्म हो जाती हैं तो एक बार उन्हीं गर्म चट्टानों की दरारों में से तिरछ निकलकर पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। तिरछ, मेरे साथ मेरा दोस्त थानू था। उसने मुझे बताया कि तिरछ काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अरे नाग तो इंसान को तब डसता है जब इंसान का पैर गलती से उसके ऊपर पड़ जाए या इंसान उसे जानबूझकर तंग करे। लेकिन तिरछ तो बस आंख मिलने की देर है, वो इंसान के पीछे भागता है। हाँ, दरअसल इंसान जब दौड़ता है या चलता है तो वो केवल अपने पैरों के निशान ही नहीं बल्कि अपने पैरों की गंध भी उस जमीन में छोड़ता हुआ जाता है। तिरछ उसी के गंध के सहारे इंसान का पीछा करता है। थानू ने मुझे इसका उपाय बताया था। तिरछ से अगर बचना हो तो करना यह चाहिए कि पहले कुछ दूर पास पास रह के डग भरना चाहिए और फिर कुछ दूर आगे चलकर एक लंबी छलांग लगा लेनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जहां पर इंसान ने नजदीक नजदीक पैर रखे होंगे वहां तो तिरछ उसकी गंध को पहचानेगा, लेकिन जहां पर इंसान ने लंबी छलांग लगाई होगी तिरछ चकमा खा जाएगा, वो घबरा जाएगा, इंसान का पीछा नहीं कर पाएगा। थानू ने एक दूसरी बात भी बताई थी। जब भी तिरछ नजर आए कभी भी उससे नजर मत मिलाना, क्योंकि अगर एक बार तिरछ से नजर मिल गई तब तो बेटा चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लो, वो तिरछ तुम्हारे पीछे आता रहेगा। मेरे इस दुस्वप्न के सबसे दो खतरनाक पात्र यही थे, एक हाथी और दूसरा ये तिरछ। हाथी से तो मैं किसी तरह बच नहीं जाता, किसी ऊंची डाल में चढ़ जाता, लेकिन तिरछ से मैं बच नहीं पाता था। जरा से नजर मिली नहीं कि वो मेरे पीछे आ जाता, और कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी झाड़ी में या किसी इमारत के पिछवाड़े में। तिरछ मुझे कहीं भी नजर आ जाता था। मैं बाजार में चलता हुआ जाता, वहां तिरछ दिख जाता। मैं सड़क पे दौड़ता हुआ जाता, वहां तिरछ मुझे दिख जाता। हो सकता है ये तिरछ सभागार में भी हो। मैं लाख कोशिश करता कि तिरछ से मेरी नजरें ना मिले, लेकिन वो कमबख्त इतनी परिचित आंखों से मेरी ओर देखता था जैसे मुझे लगता था कि वो मेरा एक ऐसा चिर परिचित शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में उठने वाले हर विचार के बारे में अच्छी तरह पता है। मेरी सांसें फूलने लगती। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक और बेचैनी से भर देने वाला सपना यही था। मैं बेदम होने लगता, जोर जोर से आवाजें लगाता, थानू, पिताजी, मां। मैं आंखें फाड़ कर रोशनी की ओर देखने की कोशिश करता है और चाहता कि यह सपना टूट जाए। मैं अपनी आवाज के सहारे सपने से जागने की कोशिश करता और कभी कभी इस कोशिश में सफल भी हो जाता। मां आती, मेरे माथे को सहलाती और मुझे रजाई में वापस ढक कर सुला देती। मां को मुझे जगा देना चाहिए था उसी वक्त, और मैं वापस उसी खौफनाक दुनिया में छोड़ दिया जाता अपनी मृत्यु नहीं, तिरछ द्वारा अपनी हत्या से बचने की कोशिश में जूझता हुआ, भागता हुआ और दौड़ता हुआ। हाँ, लेकिन एक बात थी, ऐसे मौकों पे मुझे यह अच्छी तरह से पता था कि मेरी आवाज ही मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है।
मैं इसी आवाज के सहारे उस सपने से जागना चाहता था, लेकिन मेरी इस आवाज की याद मुझे तब आती जब मेरी अनचाही मृत्यु, निर्जीव अंधकार मुझे चारों ओर से घेर लेता। एक सुन्न कर देने वाली मृत्यु मुझे अपनी बाहों में लपेट लेती। ठीक उसी आखिरी वक्त में मुझे अपनी आवाज की याद आती और मैं जोर से चिल्लाता। उस वक्त ऐसा लगता कि जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं, मेरे नीचे कोई ठोस आधार बचा ही नहीं है। मां आती और यही पूछती, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे पास ऐसी कोई भाषा नहीं होती, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं होते कि मैं अपनी मां को ठीक ठीक वही बता पाता जो मेरे साथ रात में हुआ। मां से बस इतना ही कह पाता, मां एक बहुत बुरा सपना था मां, तुम सो जाओ। मैं बेचैनी और तनाव और असमर्थता के भाव से भरकर वापस सो जाता। मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरछ ने काटा है। हाँ, अगले दिन पिताजी को शहर जाना था। हमारे गांव से 2-4 किलोमीटर दूर एक सड़क गुजरती है जो शहर की ओर जाती है। बमुश्किल 2-4 बसें हैं जो शहर के लिए निकलती हैं, लेकिन उस दिन गनीमत यह थी कि पड़ोस के गांव का एक ट्रैक्टर शहर की ओर जा रहा था और उसी ट्रैक्टर में पिताजी को जगह मिल गई। 1.5 से 2 घंटे के बीच में वो शहर की ओर ट्रैक्टर जाने वाला था, अदालत खुलने से काफी पहले। अब ट्रैक्टर में बात निकली तिरछ की। उसी ट्रैक्टर में बैठे हुए थे पंडित राम अवतार शर्मा, जो ज्योतिष वगैरह का ज्ञान भी रखते थे। राम अवतार शर्मा ने बताया, ऐसा मास्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने तिरछ को मार दिया। तिरछ को मार तो दिया, लेकिन आप एक बात भूल गए। तिरछ के जहर में एक ऐसा करिश्मा होता है जो वापस 24 घंटे के बाद भी अपना असर दिखा सकता है। आपको सिर्फ उसे मारकर छोड़ देना नहीं चाहिए। दरअसल हुआ क्या था कि पिताजी ने तिरछ को मार तो दिया था। तिरछ के बारे में एक और बात थानू ने मुझे बताई थी कि तिरछ जब किसी इंसान को काटता है तो काटने के फौरन बाद जाकर वो अपने पेशाब में लौटने लगता है। अगर उसके पेशाब करने से पहले या पेशाब में लौटने से पहले इंसान ने किसी कुएं या नदी में डुबकी मार ली, तब तो इंसान बच जाएगा। लेकिन अगर इंसान ने वैसा नहीं किया, तब इंसान की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पिताजी ने तिरछ को मार दिया था। यह अच्छी बात हुई थी। एक तो मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि मेरा चिर परिचित शत्रु मारा जा चुका था और पिताजी के ऊपर अब कोई खतरा नहीं था। मैं कहीं भी आराम से अकेले में जंगल में सीटी बजाता हुआ घूम सकता था। मेरा चिर परिचित शत्रु अब मारा जा चुका था। खैर, बात फिर ट्रैक्टर में आती है वही तिरछ के ऊपर। उसी ट्रैक्टर में बैठे हुए लोगों का यह मानना था कि तिरछ को मारकर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। सब लोगों ने कहा कि मास्टर साहब, तिरछ को जला देना चाहिए। हाँ, कम से कम उसे कुचल तो जरूर देना चाहिए। अभी आप फौरन जाइए, ट्रैक्टर से उतरिए और तिरछ को कुचल डालिए या उसे जला दीजिए। लेकिन अदालत में पेशी जरूरी थी।
पिछली 2 पेशी की फीस वकील को नहीं दी जा सकी थी। अदालत का यह सम्मन हमारे उसी मकान को लेकर था जिस मकान में हमारा पूरा परिवार रहता था। अगर इस बार पेशी में पिताजी हाजिर नहीं हुए तो वकील लापरवाही दिखा सकता था, जज साहब सनक सकते थे, हमारे मकान की कुर्की जब्ती हो सकती थी, हमारे पिताजी की गिरफ्तारी भी हो सकती थी। और बड़ी विचित्र स्थिति थी। पिताजी तिरिच के जहर से बचने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर जा भी नहीं सकते थे और तिरिच के जहर से बचने के बाद अदालत में पेश नहीं हो सकते थे। विचित्र स्थिति थी। वहीं बैठे हुए कुछ लोगों ने यह भी बताया कि राम अवतार शर्मा ज्योतिष के साथ साथ औषधियों का भी ज्ञान रखते हैं। तो राम अवतार शर्मा ने बताया कि देखिए मास्टर साहब, तिरिच से बचने का एक उपाय है। देखिए, चरक ने बताया है कि चरक के सूत्र का निचोड़ इसी में है कि विष ही विष की औषधि होता है। हाँ, अगर आपको तिरिच के जहर से बचना है तो धतूरे के बीज का काढ़ा बनाकर आपको पीना पड़ेगा। अब ये धतूरे का बीज का काढ़ा कहां से तैयार हो भाई? तो पड़ोस के गांव में सामतपुर में ट्रैक्टर को रोका गया, एक तेली का खेत खोजा गया जहां धतूरे का पौधा था। धतूरे के बीज का काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा चूंकि कड़वा था इसलिए उसे चाय में मिलाकर मेरे पिताजी को पिला दी गई। सब लोग मेरे पिताजी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये अच्छी बात थी। लेकिन उसी तिरिच के बारे में थानू ने मुझे एक तीसरी बात भी बताई थी जिसका संबंध सांप से है। और उसी बात के फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ। दरअसल लोगों का ऐसा मानना है कि सांप को जब कोई इंसान मार रहा होता है तो सांप उस हत्यारे इंसान के चेहरे की हर बारीकी को बड़े गौर से देखता है। इधर इंसान सांप को मार रहा होता है और सांप उसके चेहरे की हर बारीकी को दर्ज कर रहा होता है। सांप के मरते मरते तक उसकी आंखों में इंसान का पूरा चेहरा दर्ज हो जाता है। फिर सांप का कोई दूसरा जोड़ा आकर उस सांप की आंखों में देखता है, उस इंसान का चेहरा स्पष्ट रूप से उसे नजर आता है और सांप का वो जोड़ा पूरी उम्र उस इंसान से बदला लेने की फिराक में रहता है। पिताजी ने ऐसी लापरवाही क्यों बरती? अरे उन्हें उस तिरिच की लाश को वहीं कुचल देना चाहिए था, जला देना चाहिए था। खैर, मेरे सामने अब मुश्किल यह थी कि मैं इतने बड़े जंगल में तिरिच को खोजूं कैसे। खैर, मैंने हिम्मत जुटाई, अपने दोस्त थानू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडियों से होता हुआ मैं जंगल की ओर गया। मैं थानू को बता रहा था कि देख थानू, देख वो देख, इस जंगल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, वो देख, वो बूढ़ा कीकट का पेड़ जहां शहद के छत्ते लगे हुए हैं, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। वो देख, वो देख, उन छत्तों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शताब्दियों पुराने हैं। हाँ देख, वो देख, वो रक्षा नाला जो सुदूर दक्षिण की ओर बहता है। बरसात में पूरा नाला भर जाता है और उन्हीं चट्टानों की दरारों में से तिरिच निकलता है। थानू को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं चट्टानों के ऊपर रोशनी डालकर देख ही रहा था कि मुझे एक चट्टान के ऊपर तिरिच की लाश नजर आई। मैंने लाठी उठाई और तिरिच की लाश पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। मैंने फौरन सूखी पत्तियां इकट्ठी की और तिरिच की लाश के ऊपर डाल दिया। माचिस निकाली और तिरिच की लाश को जला डाला।
लाश की जलने की चिराएं, ओह कितने घृणास्पद है ये घर। ये चिराएं गंध पूरे जंगल में फैल चुकी थी। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं इस जंगल को इतनी अच्छी तरह से जानता था तो मैं पहले इस ब्रिज के अड्डे पर क्यों नहीं आया। मैं बेतहाशा खुश था। अब मेरे पिताजी के ऊपर कोई खतरा नहीं। तिरिच की लाश जलाई जा चुकी। 10:05 पर 0 माइल पहाड़ी के पास पिताजी को ट्रैक्टर ने उतारा। टोल नाके के पास टोल टैक्स चुकाने के लिए जब ट्रैक्टर रुका तो रामावतार शास्त्री का कहना था कि पिताजी कुछ देर के लिए वहां से उतरे और पेशाब करने को गए। पेशाब करने के आने के बाद उन्होंने शिकायत की कि उनका सर कुछ घूम रहा है। साथ ही बैठे हुए पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि मास्टर साहब ने यह भी शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख रहा है। धतूरे का काढ़ा पिए हुए वक्त हो चुका था। धतूरे का काढ़ा पीने के बाद लोगों का मानना है कि प्यास लगती ही है। ठीक उसके बाद 0 माइल के बाद 10:10 से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ क्या क्या हुआ, इसका बस एक सीधा साधा अनुमान लगाया जा सकता है। इसका कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है। कई बार जिस इंसान की असामयिक मृत्यु होती है या अस्वाभाविक मृत्यु होती है या आकस्मिक मृत्यु होती है, उस इंसान के बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित हो जाती हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियां लोगों ने पिताजी के बारे में बताई। मेरे ख्याल से पिताजी ने गला सूखने की बात की थी, तो हो सकता है ट्रैक्टर से उतरने के बाद वो किसी होटल में गए होंगे। लेकिन होटल में जाने के बाद एक गिलास पानी मांगने की उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी। पिताजी ने बताया था कि पिछली बार जब वो शहर गए थे, एक होटल में एक बैरे से उन्होंने 1 गिलास पानी मांगा था। उस बैरे ने एक बहुत ही गंदी गाली पिताजी को दी थी। बात मुफ्त का पानी मिलता है, सारे गांव के देहाती बुच्चर, भाग, खाना है कि नहीं खाना, खाना है तो पानी मिलेगा, भाग। मेरे पिताजी बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। शायद उन्हें इस कारण उस होटल में फिर दोबारा पानी मांगने की हिम्मत नहीं हुई होगी। इस बीच शायद उन्होंने किसी से अदालत जाने का रास्ता भी पूछा होगा। या तो लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए होंगे या कुछ ऐसा ही जवाब दे दिया होगा उनके मन से जिसे पिताजी समझ नहीं पाए होंगे। भाग उठे, सुबह सुबह कहां गया, ऑफिस का टाइम है, भाग यहां से। तेरे को पता बताने के लिए यहां बैठा हुआ हूं क्या? अरे ठीक है, ऑफिस का टाइम हो रहा है। पिताजी को किसी भी तरह का पता पूछने में बहुत तकलीफ होती थी। दरअसल उनके साथ एक समस्या यह थी कि उन्हें गांव की पगडंडियां तो याद रहती थी, लेकिन शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे और दूसरों से पता पूछने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। पिताजी शहर जाना ही नहीं चाहते थे। वे अंत तक ये कोशिश करते थे कि उन्हें शहर जाना नहीं पड़े। कई बार ऐसा हुआ था कि वे सामान लेकर शहर की ओर निकले, बस निकलने को हुई और पिताजी कहीं दूर जाकर बैठकर पेशाब करने लगे या पान खाने लगे। वे अंत तक चाहते थे कि यह बस छूट जाए और मुझे शहर नहीं जाना पड़े। पता नहीं शहर को लेकर कौन सा भय उनके मन में था। घर लौटते और कहते, अरे वो बस छूट गई, पता नहीं मुझे देर हो गई जाने। जबकि मैं और मेरी मां अच्छी तरह से समझती थी कि पिताजी की बस छूटी नहीं है, पिताजी ने बस छोड़ी। 11 बजे के करीब पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
करबिगहिया ब्रांच में दाखिल होते हैं। 11 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करबिगहिया। लेकिन पिताजी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करबिगहिया में क्यों गए? अरे हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि उनके गांव का एक आदमी बैंक में काम करता है, लेकिन वो आदमी तो भूमि सहकारी विकास बैंक में काम करता है। पिताजी ने सिर्फ बैंक लिखा देखा होगा, ये नहीं देखा होगा कि वो बैंक है कौन सा। उस समय कैशियर अपने टेबल पर नोटों की गड्डियां गिन रहा था। 28,000 रुपए की गड्डियां। कैशियर गड्डियां गिन रहा था। ठीक उसी वक्त पिताजी उसके सामने खड़े होते हैं। कैशियर जैसे ही सर उठाता है, सामने पिताजी का चेहरा। कैशियर चीख पड़ता है, वो घंटी बजा देता है। कैशियर का कहना था कि उसने इतना डरावना चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कैशियर का यह भी कहना था कि अगर वो आधे मिनट पहले भी चेहरा पिताजी का अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद इतना नहीं घबराता। लेकिन हुआ ये कि कैशियर ने सर उठाया और सामने पिताजी का डरावना चेहरा नजर आया, धूल से सना हुआ। कैशियर के सायरन बजाते के साथ ही बैंक के बाकी सब स्टाफ पिताजी को घसीटते हुए मारते हुए गेट की ओर लेकर गए। बैंक के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने तत्काल आदेश दिया, इसकी अच्छे से तलाश ली जाए। ये पक्का कोई चोर बदमाश है, बहुत ही शातिर चोर है। शातिर चोर इसलिए क्योंकि पिताजी अपनी शराफत का सबूत देने के लिए उस समय कुछ इंग्लिश में बोल रहे थे। I am राम स्वार्थ प्रसाद। I am an educated man. I am राम स्वार्थ प्रसाद, स्कूल हेडमास्टर फ्रॉम विलेज बघेली, डिस्ट्रिक्ट पटना। पिताजी को इस तरह से इंग्लिश बोलते हुए देखकर बैंक वालों को और भी ज्यादा शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई और पहुंचा हुआ चोर है। आमतौर पे कैशियर के टेबल के पास इतने नजदीक कोई आम आदमी नहीं जाता है। शायद यही उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत बुरी तरह चोट के निशान पड़े हुए थे। ठुड्डी से खून टपक रहा था और आंखों के नीचे कत्थई रंग के चकत्ते बने हुए थे, जो कि बाद में नीले पड़ जाते हैं। पिताजी का शरीर बहुत दुबला था। दुबला शरीर, 55 साल की उम्र, शहर, अदालत, मकान की चिंता, तिरिच का जहर, धतूरे का काढ़ा। मेरी चिंता यह थी कि पिताजी ने उस वक्त तक एक गिलास पानी पिया था कि नहीं पिया था। सवा 1 बजे के करीब शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित गांधी मैदान थाना के पास पिताजी को देखा गया। गांधी मैदान थाना में एसएचओ साहब उस वक्त लंच बॉक्स लेने की तैयारी में थे। लंच बॉक्स जैसे ही उन्होंने खोला, सामने करेले की सब्जी। करेला। बीवी को कितनी बार समझाया है कि नाश्ते में, खाने में कभी भी करेला मत दिया करो। करेले से उन्हें इस हद तक नफरत थी कि वे करेले की सब्जी को देखना नहीं चाहते थे। यहां करेला बीवी की याद से पहले ही मूड ऑफ हो चुका था। करेले की सब्जी ने पहले ही उनका टेस्ट खराब कर दिया था। और ठीक उसी वक्त पिताजी थाने में अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। बीवी का मूड ऑफ, करेले की सब्जी का टेस्ट, सामने पिताजी का डरावना चेहरा। खबरदार, कौन है? साला तुमको दिखाई नहीं देता है कौन कौन लोग थाना में घुसा रहा है? चलो मार के भगाओ, लगता है कोई पियाक वगैरह आ गया है। भगाओ, हटाओ इसको, हटाओ। करेले की सब्जी का सारा ऑफ मूड पिताजी के पर उतार दिया गया।
हालांकि हवलदार गजानन शर्मा इस बात से इनकार करता है कि उसने पिताजी की पिटाई की थी। उसका कहना था कि पिताजी की हालत उस वक्त काफी खराब थी, कपड़े फटे हुए थे। आज बड़े ही अफसोस के साथ एसएचओ साहब बताते हैं, अरे देखिए भाई साहब, अगर हमको जरा सा भी अंदेशा होता कि वो बघेली गांव के मास्टर साहब हैं, इतने इज्जतदार आदमी हैं, तो हम कम से कम 1 घंटा तो उनको थाना में बैठा कर रखते। एसएचओ साहब के चेहरे पर पश्चाताप के निशान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि अदालत से गांधी मैदान थाना तो बस 5 मिनट की दूरी पर है। पिताजी ने पुलिस स्टेशन जाकर, गांधी मैदान थाने में जाकर सिविल कोर्ट जाने का रास्ता पूछा क्यों नहीं? वे यहां से पैदल भी जा सकते थे, इस बात की शिकायत भी कर सकते थे कि बैंक वालों ने उनका कागजात और उनके पैसे छीन लिए हैं। पिताजी ने शिकायत क्यों नहीं की? शहर के सुदूर उत्तरी छोर पे स्थित पाटलिपुत्र कॉलोनी, शहर के रईसों की कॉलोनी, शहर के बुद्धिजीवी लोगों की कॉलोनी, शहर के तमाम बड़े बड़े कारोबारियों, सेठों, अफसरों की कॉलोनी, पाटलिपुत्र कॉलोनी। आमतौर पर यह कॉलोनी बिल्कुल घटना विहीन रहती है, शांत रहती है, लेकिन आमतौर पर घटना विहीन रहने वाली इस कॉलोनी में उस दिन एक घटना घटी, और उस घटना का संबंध मेरे पिताजी से था। दरअसल वहां पाया गया कि पिताजी के शरीर पर केवल नीचे एक पायजामा था और ऊपर उनका बदन बिल्कुल खाली हो चुका था। वो किसी चौपाए जानवर की तरह रेंग रहे थे। कॉलोनी के बच्चे जवान सब उस पर ठेला चला रहे थे। उसी कॉलोनी में रहने वाले पत्रकार थपलियाल साहब का कहना था कि वे उस दिन कालिदास रंगालय में किसी नाटक को देखने जा रहे थे। शायद उस नाटक की रिपोर्टिंग करनी थी उन्हें। उनका कहना था कि नाटक शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वे वहां से जल्दी में निकल रहे थे। हालांकि उन्होंने थोड़ी दूर बाहर रखकर देखा, उन्होंने सुना भी पिताजी अंग्रेजी में कुछ कह रहे थे। अरे, आई एम राम स्वरत प्रसाद, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम विलेज बघेली, आई एम एन एजुकेटेड मैन, डोंट ट्रीट मी लाइक दिस। पिताजी की अंग्रेजी का कुछ खास प्रभाव उन लड़कों पर नहीं पड़ा था। दरअसल उन लड़कों की यह शिकायत थी कि पिताजी ने सर्राफ की बीवी और साली पर हमला किया था, जो कि बगल में बैठी हुई थी। पिताजी ने किसी औरत पे हमला किया था? हाँ, मैं मानने को तैयार ही नहीं हो सकता हूं कि पिताजी ने उस औरत पे हमला किया होगा। हुआ यूं होगा कि पिताजी या तो अदालत जाने का रास्ता पूछने के लिए उस औरत के पास गए होंगे, या एक गिलास पानी मांगने के लिए उस औरत के पास गए होंगे। लेकिन चूंकि पिताजी की हालत उस समय इतनी डरावनी हो चुकी थी, चेहरा इतना विद्रूप हो चुका था कि औरतें उन्हें देखकर डर गई होंगी और वे जोर से चिल्ला पड़ी होंगी, और उन लड़कों को लगा होगा कि ये बदमाश उन औरतों को तंग कर रहा है। मेरे ख्याल से अब तक पिताजी ने 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। कहां 0 माइल पहाड़ी, कहां करबिगहिया स्टेट बैंक, कहां गांधी मैदान थाना, और कहां वो पाटलिपुत्र कॉलोनी। ये सारी जगह ऐसी हैं जो कभी एक दिशा में नहीं, यानी कि उस वक्त पिताजी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी भी एक दिशा में चलने में असमर्थ थे। वो कहीं भी किसी और बस मुड़ जाते, अदालत का रास्ता पूछने की कोशिश करते, एक गिलास पानी मांगने की कोशिश करते।
डाक बंगला चौराहा, नेशनल रेस्टोरेंट। उस वक्त तकरीबन 2:30 बजे होंगे या 3 बजे होंगे जब पिताजी नेशनल रेस्टोरेंट के पास पहुंचे थे। नेशनल रेस्टोरेंट के स्टाफ का यह कहना था कि इतवारी कॉलोनी, पाटलिपुत्रा कॉलोनी से जो भीड़ वहां चली थी, नेशनल रेस्टोरेंट डाक बंगला चौराहे तक उनके साथ आई थी, पीछे पीछे। पिताजी ने एक बहुत बड़ी गलती कह दी थी, जैसा कि उस स्टाफ का कहना था। उसका कहना था कि पिताजी भी ठेला चलाना शुरू कर रहे थे। वे ठेला चलाए जा रहे थे और गालियां दे रहे थे। आओ वालों, आओ, कौन मारेगा मुझे, आओ। पिताजी ने गालियां दी होंगी। बचपन से अब तक तो कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना। नेशनल रेस्टोरेंट के स्टाफ का यह कहना था कि पिताजी का एक ठेला एक बच्चे के सर पर जा लगा और उससे खून निकलने लगा। खून बहता देखकर वो भीड़ और भी आक्रामक हो गई और पिताजी को और जोर जोर से पीटने लगी। उसी भीड़ में एक ठेकेदार का लड़का संजू भी था, जिसने एक लोहे की रॉड से पिताजी की पीठ पर वार किया था। दुबला शरीर, 55 साल की उम्र, बचपन में अपेंडिसाइटिस की शिकायत, मकान की चिंता, तिरिच का जहर, धतूरे का काढ़ा। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि पिताजी उस समय कितनी सारी तकलीफों से एक साथ लड़ रहे होंगे। तिरिच का जहर, धतूरे के काढ़े का नशा, पानी की प्यास, मकान की चिंता, अदालत जाने का रास्ता का पता ना मालूम होना और ऊपर से रॉड की पिटाई। नेशनल रेस्टोरेंट के मालिक का कहना था कि इतनी पिटाई से तो कोई भी आदमी मर सकता है। वो सरदार जी बड़ी मासूमियत के साथ ये कहता है, ओए पाजी, मुझे की पता कि वो आदमी इतना इज्जतदार और रसूखदार आदमी था और वक्त ने आज उसकी ऐसी हालत कर दी है। और काश मुझे पता होता तो मैं उन्हें अपने होटल में उसी समय बैठा लेता। पाजी, मेरे ख्याल से पिताजी को उस वक्त तक ये सारी घटनाएं अवास्तविक और अतार्किक लग रही होंगी। शायद उन्होंने भी सोचा होगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है एक स्वप्न है, एक सपना है जो थोड़ी देर के बाद टूट जाएगा। जब सपना टूट जाएगा वे जाग जाएंगे, आंगन में सोए हुए मुझे और मेरी बहन को देखेंगे और फिर आंगन में गौरैयों का झुंड उतरेगा। पिताजी को लग रहा होगा कि ये सारी बातें बिल्कुल अवास्तविक, फालतू और उटपटांग है। ये तिरिच क्या होता है और धतूरे का काढ़ा। अरे भला मुझे अदालत से संबंध क्यों आएगा? एक अजीब सी विडंबना और सबसे बड़ी विडंबना इसी बीच हुई। हमारे पंचायत के सरपंच जी उस दिन शहर की ओर आए हुए थे। घर की कुछ खरीदारी करनी थी। शहर से गांव जाने वाली वो आखिरी बस थी जिसे उन्हें पकड़ना था। वे रिक्शे पर बैठकर बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने नेशनल रेस्टोरेंट के पास, जहां पिताजी को सबसे अधिक चोटें आई, जहां पर पिताजी की सबसे अधिक पिटाई हुई, उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े थे। उन्होंने रिक्शे को रुकवाया, पान की पीक को फेंका और लड़कों से पूछा, अरे बेटा, अरे भीड़ काहे की है बाबू? लड़कों ने बड़ा चीखते हुए कहा, अरे चच्चा, अरे चच्चा, यार पाकिस्तानी जासूस पकड़े हुए है। हाँ, पाकिस्तानी जासूस। अरे पानी टंकी में जाके जहर मिलाने की कोशिश करी थले, वही चलते एक पिटाई हुए थे। पाकिस्तानी जासूस यहां पर पानी की टंकी में जहर मिलाने जा रहा था। पिताजी का चेहरा ध्यान में आते ही सरपंच को लगा कि शायद ये कुछ जान पहचान का आदमी है।
लेकिन चूंकि ठीक से वे चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो रिक्शे से उतरने का फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने रिक्शे को रुकवाया और चाहा कि भीड़ में उतर कर देखे कि आखिर कौन आदमी है, जरा वो भी तो देखे कि पाकिस्तानी जासूस होता कैसा। उन्होंने रिक्शे को रुकवा लिया, लेकिन जैसे ही वो रिक्शे से उतरे, ठीक दूर से बस की आवाज सुनाई दी। गांव जाने वाली वो आखिरी बस थी। सरपंच जी उस बस को छोड़ नहीं सकते थे, वरना पूरी रात उन्हें पटना में ही काटनी पड़ती। अब विडंबना देखिए ये है, इसे विडंबना कहिए या मजाक, स्टेट ट्रांसपोर्ट की वो बस रोज 15 से 20 मिनट देर से आती थी, कभी कभी आधे घंटे देर से आती थी, लेकिन उस दिन वो बस बिल्कुल समय पर आई। सरपंच जी का कहना था कि अगर 5 मिनट भी देर वो बस आती तो उस भीड़ में जाकर वो पिताजी को बचा सकते थे। इस घटना का संबंध स्टेट ट्रांसपोर्ट की उस बस से भी है जो रोजाना देर से आती थी, लेकिन उस दिन बिल्कुल वक्त पर आई। नेशनल रेस्टोरेंट के मालिक सतनाम सिंह का कहना था कि 5 बजे तक पिताजी वहीं पर पड़े रहे, बगैर हिले डुले। ठेला मारने वाले लड़कों को लगा कि पिताजी शायद बेहोश हो गए, और कुछ लोगों को लगा कि शायद पिताजी की जान जा चुकी है। डर कर वे सभी लड़के भाग गए। काफी देर तक जब पिताजी नहीं वहां से हिले डुले, तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि जाकर पानी के छींटे मार उनके चेहरे पर, लेकिन स्टाफ की भी हिम्मत नहीं हुई पुलिस के डर से कि वो वहां रुके। स्टाफ वहां से निकल पड़ा। फिर सरदार जी सतनाम सिंह ने खुद एक बाल्टी उठाई और पूरी की पूरी बाल्टी पिताजी के चेहरे पर दे मारी। पानी मारने के बाद पूरी की पूरी गिली मिट्टी पिताजी के चेहरे पे आ गई थी। पिताजी के चेहरे से लिथड़ चुकी थी वो मिट्टी। सतनाम सिंह भी डर गया। नेशनल रेस्टोरेंट के मालिक सतनाम सिंह को लगा कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। वो पुलिस और पंचनामे वगैरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने तुरंत अपने रेस्टोरेंट का शटर बंद किया और तुरंत वहां से निकल पड़ा अप्सरा सिनेमा की ओर। अप्सरा सिनेमा में उस दिन फिल्म लगी हुई थी, आन मिलो सजना। सुरंग जैसा एक लंबा और सम्मोहक सपना पिताजी को भी आता था। शायद पिताजी उसी सपने से जागने की कोशिश कर रहे होंगे। वे गालियां भी इसीलिए दे रहे होंगे कि उन गालियों की आवाज की बदौलत वे सपने से बाहर आ जाएंगे, सपना टूट जाएगा। उन्होंने ढेला भी इसी सोच के साथ चलाया होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि ये तो सपना है, इस ढेले से भला किसी का क्या नुकसान हो सकता है। ये ढेला किसी के सर पे लगेगा और तो स्वप्न के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस वक्त शाम के 5:45 बजे होंगे जब पिताजी ने लोहानीपुर की एक मोची की गुमटी में अपना सर को घुसेड़ा। वो गुमटी गणेशवा मोची की थी। गणेशवा मोची हमारे गांव के पास वाले तालाब के उस पार का आदमी था। पिताजी को वो अच्छी तरह से पहचानता था।
लेकिन चूंकि पिताजी के चेहरे का हुलिया इस तरह बिगड़ चुका था कि गणेशवा मोची पिताजी को पहचान नहीं सका और गुमटी के बाहर निकलकर चिल्ला पड़ा, अरे देखो कौन आ गया है गुमटी में जी, अरे कौन है देखो ना। इतना सुनते ही अगल बगल के सारे मोची वहां पे जुट पड़े। पिताजी के शरीर को गुमटी से बाहर खींच कर लाया गया और जैसे ही उन्हें जमीन पर पटका गया, गणेशवा मोची चीख पड़ा, अरे ये तो अपन बघेली गांव के मास्टर साहब होते हो। हाँ, अरे हम अच्छा से चिंता देता, अरे बड़ा इज्जतदार आदमी होते हो, न कभी कोई से उरे बोला हती, न कभी कोई से बिना मतलब के बात कर रहे थे। हाँ, ए मास्टर साहब, अरे उठो ना महाराज, अरे क्यों जोर मत है, ए मास्टर साहब। गणेशवा मोची का कहना था कि पिताजी कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन गणेशवा मोची उनकी आवाज को समझ नहीं पाया। उनका कोई भी शब्द उस समय गणेशवा मोची की समझ में नहीं आ रहा था। गणेशवा मोची ने यह भी बताया कि उस वक्त पिताजी के तन पर एक चिथड़ा कपड़ा भी नहीं था। पिताजी बिल्कुल एक चौपाए जानवर की तरह नजर आ रहे थे। शाम 6 बजे पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पिताजी की मृत्यु ठीक शाम 6 बजे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि पिताजी की हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। उनका कॉलर बोन बिल्कुल टूट चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उनका आमाशय बिल्कुल खाली था, यानी धतूरे का वो काढ़ा उल्टी के द्वारा पहले ही बाहर आ चुका था। मेरा दोस्त थानू आज कहता है, देख लिया ना, हाँ मैंने कहा था ना, तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल सही कहा था थानू ने। ठीक 24 घंटे पहले पिताजी को तिरिच ने काटा था, लेकिन क्या 24 घंटे पहले पिताजी ने अपनी मृत्यु का पूर्वानुमान लगाया होगा? और सबसे बड़ी बात, जिस समय वो थोड़ा बहुत होश में थे और गणेशवा मोची उनके कान में कुछ कह रहा था, तो क्या पिताजी कुछ देर के लिए तो जगे होंगे? हाँ, कुछ देर के लिए जगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सपना अब टूट चुका है। वे दातून लेकर नदी की ओर निकले होंगे, नदी के ठंडे पानी से कुल्ला किया होगा, अपना चेहरा धोया होगा, लेकिन उस वक्त भी हमारे मकान की चिंता और अदालत का संबंध उन्हें परेशान कर रहा होगा। पंडित राम अवतार शर्मा ये कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु का धतूरे के काढ़े से कोई संबंध नहीं है, यह तिरिच के जहर का करिश्मा है। राम अवतार शर्मा ये शायद सिद्ध करना चाहते हैं कि पिताजी की मृत्यु में उनकी सलाह का कोई हाथ नहीं है। मैं वापस अपने उसी सपने को देखता हूं। मैं फिर से अपने दोस्त थानू के साथ एक जंगल में जाता हूं। चारों ओर नजर घुमा कर देखता हूं। थानू को बताता हूं कि देखो देखो, वो बूढ़ा कीकर का पेड़ जिस पर शहद के छत्ते लगे हुए हैं, जो शताब्दियों पुराने लगते हैं। और वो देखो, वो नाला जो दक्षिण की ओर बहता है, जो बरसात में पूरी तरह से भर जाता है और जिसकी चट्टानों की दरारों में वो तिरिच रहता है। मेरे कपड़े फटे पुराने हो चुके हैं, मेरे कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हैं, मेरी आंखें धसी हुई हैं, मेरे गाल की हड्डियां पिचक चुकी हैं। ओह, मेरी छाती की हड्डियां बांस की खपच्चियों की तरह दिखाई दे रही हैं कि अचानक मैं देखता हूं कि चारों ओर कोई जंगल नहीं है, कोई तिरिच नहीं है। चारों ओर से बस घंटियों की आवाज आती है। कोई जंगल नहीं, कोई तिरिच नहीं, ये तो एक शहर है।
जाती है, मेरा दम फूलने लगता है, मैं दौड़ता जाता हूँ और भीड़ मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे आती है, मैं बेदम होने लगता हूँ, मेरी सांसें फूल जाती है, ऐसा लगता है कि मेरी डरावनी मृत्यु मुझे घेर रही है, मैं पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। माँ आती है, वो मुझे सहलाती है और पूछती है क्या हुआ है। मां मुझे सहलाकर वैसे ही रजाई में ढककर छोड़ देती है। मैं फिर से तिरछ से हत्या से बचने की कोशिश में अकेला छोड़ दिया जाता हूं, जूझता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ। मां कहती है तुम्हें अब भी नींद में बड़बड़ाने की आदत है, लेकिन मैं बस मां से एक ही बात पूछता हूं, मां आखिर ये अब भी मुझे तिरिच का सपना क्यों बार बार नहीं आता। मां ये तिरिच का सपना क्यों बार बार नहीं आता। मां क्यों नहीं आता। मां